वेलकम बैक एवरीवन टू आर्म्स डिजिटल। आई होप आप लोग सब लोग अपनी प्रिपरेशन फुल जोश के साथ कर रहे हैं। और आपको टैगलाइन से समझ तो आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग कुछ 11th के इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपको 12th में प्रॉब्लम ना आए। ये टॉपिक जो है स्पेशली सेलेक्ट किए गए हैं ताकि हमें 12th में जब भी इनकी ज़रूरत पड़े तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो इसमें। तो इसी बात के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की सभा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब एनएलएम जो है एक ऐसा चैप्टर है, स्टार्टिंग में जब 11th में आता है तो हम उसको चैप्टर की तरह ट्रीट करते हैं। बट शायद अब आपको जिन्होंने 11th ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया होगा उसको पता होगा कि एनएलएम जो है वो कोई चैप्टर ना होके ये बेसिकली काइंड ऑफ एबीसीडी ऑफ द फिजिक्स है। अगर आपको एनएलएम अच्छा आता है तो आपको फिजिक्स में हर जगह उसकी ज़रूरत पड़ती है और हर जगह उस पर अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो एनएलएम को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है और उसी को ठीक करने के लिए मैंने ये छोटा सा वीडियो प्रिपेयर किया है। तो इसमें हम लोग आज बात करेंगे इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, जो आगे 12th के आने वाले कई चैप्टर्स में हेल्प करेगा। ठीक है। अब जनरली 11th में हम लोग मैकेनिक्स पे फोकस करते हैं और मैकेनिक्स में हमारे पास ये कुछ कॉमन फोर्सेस हैं जिस पर डिस्कशन होता है। 12th में क्या होगा, जैसे मतलब क्या क्या फोर्सेस हैं हमारे पास मैकेनिक्स में जो हम डील करते हैं। वेट के साथ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड ऑब्वियसली फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो अपने आप में ही एक बड़ा डिस्कशन है। तो आज मैं फ्रिक्शन की बात ना करके इन चारों फोर्सेस की बात करूंगा जो ज़्यादा कॉमन होने वाले आपके 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स में जो क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के साथ आपके दो तीन और फोर्स जो है वो ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे आप 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स पढ़ोगे। जैसे एक और फोर्स ऐड हो जाएगा विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स वो ऐड हो जाएगा। और क्या ऐड हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। ये दो फोर्स और ऐड हो जाएंगे जैसे आप 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे। तो हम जो भी यहाँ पे सीखने वाले हैं वो इक्वली वैलिड है इन दोनों फोर्सेस के लिए भी, तो आप सेम वे में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो आज के रिविजन स्टार्ट करते हैं हम लोग वेट के बारे में, अंडरस्टैंडिंग कि वेट फोर्स जो होता है वो हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो वेट जो होता है वो बेसिकली बताता है कि ग्रेविटेशनल पुल कितना है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लानट पे है, अर्थ जरूरी नहीं है, कोई भी प्लानट है हमारे पास, प्लानट एक्स वाई जेड एनीथिंग, तो हर प्लानट जो होता है उसके आस अ, वो अपने अराउंड जो ऑब्जेक्ट्स है उनको क्या करता है, पुल करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी ग्रेविटेशनल पुल को हम क्या बुलाते हैं, वेट। यस यू राइट कि वेट एक फोर्स का नाम है। मास और वेट में डिफरेंस है। वेट जो होता है वो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं है। वेट जो है ये बताता है कि वो प्लैनेट उस ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से पुल कर रहे हैं। जनरली वेट की वैल्यू को नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस जो जनरली हमारे क्वेश्चंस होता है, नियर द सरफेस हम वेट की वैल्यू कितना लेते हैं, m इंटू जी, जहां पर जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम कंसिडर करते हैं। तो ये वेट है। और इसका जो डायरेक्शन होता है, ये जो पुलिंग फोर्स है, उसका डायरेक्शन हमेशा प्लैनेट के सेंटर की तरफ होता है। इस तरह से प्लैनेट के सेंटर की तरफ। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे हुआ तो फोर्स डाउनवर्ड नहीं होगा, ऑब्वियसली फोर्स ऊपर होगा, सेंटर की तरफ। और लार्ज पर्सपेक्टिव में बात करें तो अगर हम लोग सरफेस पे प्रेजेंट है तो हम बोल सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट का जो डायरेक्शन होता है जब हम लोग ड्रॉ करेंगे वेट को, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है। दूसरा हमारे पास फोर्स है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये फोर्स तब अराइज होता है जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आते हैं और वो एक दूसरे को पुश करते हैं। कोई भी दो सरफेस हो सकते हैं, दो ब्लॉक के सरफेस हो सकते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर एक ब्लॉक हो सकता है, एक वेज और ब्लॉक हो सकता है, एनी टू सरफेस। ठीक है, इट डजेंट मैटर किस टाइप के सरफेस, जब दोनों कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं तो एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उन दोनों के बीच में अराइज होता है। ठीक है। अब इसका नाम नॉर्मल इसलिए है, और रिएक्शन तो आप समझ ही आ रहे हैं क्योंकि एक दूसरे को पुश कर रहे हैं तो एक दूसरे को फोर्स अप्लाई करते हैं। नॉर्मल इसलिए है क्योंकि ये जो फोर्स है ये हमेशा आपके कांटेक्ट फोर्स, ये दिख रहा है, ये अगर मैं इसको बोलता हूँ कांटेक्ट फोर्स, सॉरी कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट
सरफेस, ये हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। ये इसकी स्पेशल बात है जो हमें याद रखनी पड़ती है, ठीक है। स्पेशल बात क्या है कि ये हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है। एंड दूसरा, हमें ये याद रखना है कि ये जो फोर्स है वो ऑलवेज अ पुश टाइप फोर्स होता है। पुश टाइप मतलब इसका जब भी ड्रॉ किया जाएगा तो वी मेक श्योर कि इसका डायरेक्शन सरफेस को पुश कर रहा हो, कंप्रेस कर रहा हो। आपको पता है ये फोर्स दो ही टाइप के होते हैं, पुश टाइप और पुल टाइप। तो नॉर्मल जो होता है वो ऑलवेज पुश टाइप होता है। तो कभी भी नॉर्मल ड्रॉ करने में कंफ्यूजन है तो चेक करो कि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और दूसरा चेक करो क्या ये फोर्स पुशिंग है या पुलिंग टाइप का है, तो हमेशा पुश टाइप होना चाहिए। तीसरा फोर्स टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स जो है वो एक टाइप का रीस्टोरिंग फोर्स है। ये रीस्टोरिंग फोर्स के कैटेगरी में आता है। इस रीस्टोरिंग इंटरनल फोर्स, ठीक है, इट्स इंटरनल फोर्स, ठीक है। ये कब अराइज होता है? ये तब अराइज होता है जब हम किसी स्ट्रिंग को, रोप को, या कोई भी इलास्टिक मटेरियल को, इवन हम मोस्टली तो स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं, बट आपको अगर आगे देखोगे कई बार हम लोग रॉड के भी एग्जांपल में ये चीज यूज करते हैं। तो कोई भी इलास्टिक मटेरियल हो, रॉड हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकती है, रोप हो सकती है, इन सभी चीजों को जब हम डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म करने का तरीका जैसे स्ट्रिंग को दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे खींच दिया, वेट लगा के या कुछ लगा के, तो ऐसे डिफॉर्म कर रहे हैं। स्ट्रिंग और रॉड के केस में तो सिर्फ टेंसाइल फोर्स हो सकता है, रॉड के केस में टेंसाइल भी हो सकता है और कंप्रेसिव भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इनको डिफॉर्म करते हैं तो इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए एक फोर्स अंदर की तरफ जनरेट होता है, इनके अंदर जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो ये फोर्स तभी डेवलप होता है जब आपकी स्ट्रिंग या रोप या जो रॉड है वो क्या होनी चाहिए, डिफॉर्म होनी चाहिए, या तो उसको खींचा जाना चाहिए या तो कंप्रेस होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि वो रॉड है कि स्ट्रिंग है। तो वो टेंशन फोर्स जनरेट होता है। अब इस टेंशन फोर्स को ड्रॉ कैसे करते हैं? ये टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट पर पुलिंग फोर्स होता है। जैसे कि इस ब्लॉक पर अगर मुझे ये टेंशन फोर्स शो करना है तो ऑलवेज पुलिंग फोर्स होता है। तो ये दिस इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, ठीक है, ऑलवेज पुलिंग फोर्स, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होता है। तो राइट नाउ देख सकते हो स्ट्रिंग वर्टिकल है, तो फोर्स भी अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन ऐसे एक्ट करेगा। तो ये आपके टेंशन फोर्स हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स एक काफी स्पेशल कैटेगरी में बिलोंग करता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो होता है वो पुशिंग और पुलिंग दोनों हो सकता है। तो स्प्रिंग फोर्स भी एक टाइप से रिस्टोरिंग इंटरनल फोर्स है, ठीक है, इट्स ऑल्सो एन इंटरनल फोर्स। ये तब एक्ट करता है जब हम स्प्रिंग को क्या करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, या तो उसको खींच सकते हैं, ठीक है, अगर स्प्रिंग को आप खींचते हैं दोनों साइड से ऐसे, दोनों साइड से ऐसे खींचते हो स्प्रिंग को, या स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, तो दोनों केस में आपका स्प्रिंग क्या होता है, डिफॉर्म होता है। और इस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए स्प्रिंग के अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप होता है जिसको हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। और इसका डायरेक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है कि आप स्प्रिंग को खींच रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो। तो जैसे अगर आप स्प्रिंग को दोनों साइड से पुल कर रहे हो तो इसको रेजिस्ट करने के लिए स्प्रिंग फोर्स कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे एक्ट करेगा दोनों साइड से। और अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो इसको रेजिस्ट करने के लिए स्प्रिंग फोर्स उल्टा इस तरफ से आएगा, ऐसे, ठीक है। इसको तो ये डिपेंड करता है कि आप स्प्रिंग को किस सिचुएशन में डाल रहे हो। तो ये स्प्रिंग फोर्स पुलिंग फोर्स भी हो सकता है और पुशिंग फोर्स भी होता है। तो जनरली आप स्प्रिंग को अगर पुल करते हो तो ये एक टाइप से आप कह लो कि ऑब्जेक्ट को जो होता है वो पुल करता है, पुलिंग टाइप का फोर्स लगता है। और अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो ये पुशिंग टाइप का फोर्स लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने डेफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने के लिए। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे हमारा टेंशन था। चलो अब इस पे अगर हम एग्जांपल ले ड्रॉ करने के लिए, एक, चलो आगे बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की, जिसके बेस पे हम इक्विलिब्रियम को सॉल्व करते हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जो कि बहुत ही स्ट्रेट सिंपल है, इसको समझना, इसको याद रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है, अगर जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता या फोर्स अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता तब तक वो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो।
ये मतलब वेरी सिंपल लैंग्वेज में याद रख सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल नेट फोर्स जीरो है, ये नेट फोर्स जीरो होने के दो तरीके हो सकते हैं, आइदर फोर्स लग ही नहीं रहा, जो कि थोड़ा रेयर केस है, या फोर्स लग रहा है बट बैलेंस है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। अब कई सारे स्टूडेंट एक्सेलरेशन जीरो होने को रेस्ट मान लेते हैं, विच इज नॉट ट्रू। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वो रेस्ट पर है, नहीं, रेस्ट हो सकता है बट जरूरी नहीं। एक्चुअली एक्सेलरेशन के दो मतलब है, या तो वो रेस्ट है या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इन दोनों का ही मतलब जो है वो एक्सेलरेशन जीरो होना होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या हो गया कि अगर जब तक किसी बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट नहीं करता, या तो वो रेस्ट पे रहेगा फॉर एवर, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा फॉर एवर, और कोई केस नहीं हो सकता। एंड वाइस वर्सा, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो है, और अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो है तो उस पर पक्का नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, ये हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ कि कोई भी ऑब्जेक्ट आइदर रेस्ट पे रहता है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है जब तक उस पर कोई फोर्स ना लग जाए, मोर एक्यूरेटली अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है इक्विलिब्रियम का। फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा और रीड कर सकते हो। अब इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है कि सिमिलर, कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे ऐसे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लग रहे हैं, चारों डायरेक्शन से फोर्स लग रहे हैं, अलग अलग मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं, बट अगर सभी फोर्सेस का समीशन जीरो है, रिजल्टेंट जीरो है। अब ये रिजल्टेंट जीरो कैसे आता है और रिजल्टेंट क्या होता है, इसके हमने प्रीवियस वीडियोस में थोड़ा बात किया है, तो आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हो, हमारे चैनल पे ऑलरेडी वो अपलोड हो रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अगर सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होता है, हम बोलते हैं हमारा बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में अगर है, तो बॉडी जो है वो किसमें? इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम सुनकर मोस्टली हमारे दिमाग में रेस्ट आता है, विच इज नॉट इनकरेक्ट बट नॉट कंप्लीट ऑल्सो, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं होता, कोई बॉडी मोशन में भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग समटाइम्स बट इट्स ट्रू। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बस नेट फोर्स का जीरो होना। और अगर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाए तो क्या नेट फोर्स जीरो होने का मतलब सिर्फ रेस्ट होता है? नहीं, नेट फोर्स जीरो होने का मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। और एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब आइदर वो रेस्ट पे हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो कोई बॉडी इवन इफ किसमें हो, मोशन में हो, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, और नेट फोर्स जीरो सिर्फ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, इन ऑल डायरेक्शन होगा। आप किसी भी डायरेक्शन में नेट फोर्स को जीरो पाओगे, या आप नेट फोर्स जीरो रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो तो आपका नेट फोर्स एक्स के अलोंग भी, अगर चाहो तो आप एक्स के अलोंग भी जीरो कर सकते हो, वाई के अलोंग भी जीरो कर सकते हो, जेड के अलोंग भी जीरो कर सकते हो, अगर आपका बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम में है तो। ठीक है, जो हम अभी थोड़ी देर में आगे समझेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, बट ओवरऑल कंसेप्ट ये है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब बॉडी या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ये बहुत ही थियोरटिकल कॉन्सेप्ट भी है, तो आपको ओवरऑल ये याद रखना है, कोई भी सिस्टम या बॉडी इक्विलिब्रियम में है उसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या है? जीरो। और ये भी याद रखना है कि इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं होता, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है। आई नो, एग्जाम्पल लेते टाइम हमारे पास सारे मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो रेस्ट के आते हैं, इसलिए समटाइम्स ये दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट होता है। बट हम लोग अपने आप को क्लियर रखेंगे इस चीज पर, ओनली रेस्ट नहीं होता, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है इक्विलिब्रियम होने के बाद। चलो, आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ यहाँ पर मैंने तीन बेसिक स्टेप्स को लिखा है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम लोग किसी भी सवाल को अप्रोच कर सकते हैं, पहला स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्विंग के लिए। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के लिए वैलिड है, जिसपे आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ बहुत ही ट्रिकी या अलग क्वेश्चन होगा तो होगा कि शायद इस तरह से ना हो, बट मेरा एक्सपीरियंस है
ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में ये आप अप्लाई कर सकते हो। एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे शुरू करें सवालों को। तो पहला स्टेप क्या है सॉल्विंग का? तो आपका पहला स्टेप है आइडेंटिफाई कि ये प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम का है भी कि नहीं है। पहली मेजर प्रॉब्लम तो यही आ जाती है बच्चों को कि यही नहीं उनको पता चलता कि ये सवाल इक्विलिब्रियम का है भी कि नहीं है। ठीक है, तो पहले यही आइडेंटिफाई करो कि इक्विलिब्रियम का है कि नहीं, क्योंकि अगर यही नहीं पहचान पाए कि इक्विलिब्रियम है या नहीं है तो सवाल आप स्टार्टिंग से ही गलत सॉल्व कर रहे हो। वो है नहीं इक्विलिब्रियम का, आप सॉल्व कर रहे हो बैठ के, और ऑब्वियसली आपका टाइम और मार्क्स दोनों खो रहे हैं। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और आइडेंटिफाई करने के तीन तरीके हैं। ठीक है, सवालों में जो हिंट दिए होते हैं, पहला हिंट जो बहुत ही ऑब्वियस होगा कि सवाल में बोल दिया है कि बॉडी या सिस्टम इक्विलिब्रियम है। यस, समटाइम इट हैपेंस कि आपको सवाल में ही बोल दिया है कि इक्विलिब्रियम है, उस केस में आपको चेक करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। बट अगर इक्विलिब्रियम नहीं ना बताकर कुछ सवाल आपको थोड़ा सा ट्रिक करना चाहते हैं तो दो तरीके से आप पहचान सकते हो। पहला, अगर आपका बॉडी और सिस्टम ऑलवेज एट रेस्ट है, ठीक है, कोई ऐसा सवाल दिया है जिसमें आपकी बॉडी या सिस्टम जो है मूव ही नहीं कर सकते, उस तरह से उनको कंस्ट्रेंट कर रखा है कि दे विल ऑलवेज बी एट रेस्ट, अगर ऐसा कोई सिनेरियो है तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, विच मीन इक्विलिब्रियम। तो अगर आपका सिस्टम रेस्ट पे रह रहा है तो आप इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, ये तो जनरली लोगों को याद रह जाता है, और अब दूसरा, ये वाली चीज जो मिस हो जाती है कि अगर आपका बॉडी या सिस्टम किससे मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ये एक ट्रिक पार्ट है कि कई बार दिया होता है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और लोगों को लगता है मोशन में है तो इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट दिस इज नॉट ट्रू। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ इस चीज को। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो भी उसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, और विच मीन की नेट फोर्स जीरो है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, मतलब वो सिस्टम या बॉडी इक्विलिब्रियम में, और उसके लिए आप इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर सकते हो। और कई बार थोड़ा सा और ट्रिक करने के लिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी ना बोलकर ये बोल देते हैं कांस्टेंट स्पीड है किसी एक डायरेक्शन में, उसका भी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी ही हुआ। ठीक है, बस इसका ध्यान रखें कि सिर्फ अगर कांस्टेंट स्पीड है दैट डज नॉट मीन कि कांस्टेंट वेलोसिटी होगा ही होगा। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए, तभी आप उसको कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हो और इक्विलिब्रियम में बोल सकते हो। तो अगर कोई कार, कोई बाइक, कोई पार्टिकल अगर एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड तो है बट डायरेक्शन उसकी कांस्टेंट नहीं। इन दैट केस वो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा और उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें कि सिर्फ कांस्टेंट स्पीड से आप इक्विलिब्रियम नहीं बता सकते हो, ओनली कांस्टेंट वेलोसिटी से आप इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। ठीक है, चलो, अब एक बार जब आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि ये इक्विलिब्रियम का है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? एफबीडी ड्रॉ करना है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जो हमने कॉमन फोर्सेस की अभी बात की और कुछ नए फोर्सेस आप और पढ़ोगे तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। और जैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो, आपको उन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। रिजॉल्व करने का मतलब है कंपोनेंट्स लेना। ठीक है, कंपोनेंट्स लेना एक बहुत ही बेसिक स्किल है, आप सबको उस पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो डू रिवाइज। ठीक है, अबाउट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो रिजॉल्व करना है इन सभी फोर्सेस को अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। अब मैंने लिखने को तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिखा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही यूज करते हैं। तो हम फोर्सेस को वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या करते हैं? रिजॉल्व। बट जरूरी नहीं है हर सवाल में, बस हमें किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती है टू सॉल्व क्वेश्चन। तो कई बार जब इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन आते हैं तो हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नहीं यूज करके अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी यूज करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में उसका एग्जाम्पल के थ्रू भी बताता हूँ। तो मोस्टली ये जो डायरेक्शंस होती हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है, बट नॉट ऑलवेज। ठीक है, एक बार आपने रिजॉल्व कर लिया, कंपोनेंट्स निकाल लिए, लास्ट स्टेप क्या है? अब क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। और नेट फोर्स जीरो होने का मतलब आप फोर्सेस को क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो उस डायरेक्शन में, जो भी आपने डायरेक्शन सेलेक्ट किए। तो जैसे आपने वर्टिकल डायरेक्शन सेलेक्ट किया तो जितना भी अपवर्ड फोर्स होगा इट मस्ट बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स। तो आप लिख सकते हो अपवर्ड फोर्स जितना भी है इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस करें तो जितना भी
राइटवर्ड फोर्स है वो इक्वल होना चाहिए किससे, ऑल द लेफ्टवर्ड फोर्सेस से, तो वो बैलेंस कर सकते हो, और बैलेंस करोगे तो आप जो भी अननोन है, जो भी सवाल में पूछा है, वो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो अब इसमें तभी थोड़ा और एक्सपीरियंस होगा अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके देख लेते हैं। तो आई स्टार्ट विद दिस एग्जाम्पल, जहां पर हमारे पास तीन ब्लॉक्स है, उनको तीन रस्सियों के साथ ऐसे बांध दिया है, अटैच कर दिया है विद सीलिंग। ठीक है, और हमें निकालना है इन तीनों रस्सियों में कितना टेंशन फोर्स होगा। ठीक है, चलो पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं क्या ये इक्विलिब्रियम का है। सवाल में लिखा है इक्विलिब्रियम नहीं, तो दूसरे केस पे आते हैं, क्या ये बॉडी और सिस्टम रेस्ट पे रहने वाले हैं? तो हम देखेंगे कि जिस तरह से इनको अटैच किया है, आप समझ सकते हो ये ब्लॉक्स कहीं मूव नहीं कर सकते, सीलिंग के साथ फिक्स है, तो दे आर ऑलवेज एट रेस्ट, इसलिए सारे ब्लॉक्स क्या है, इक्विलिब्रियम। तो पहला यही आइडेंटिफाई कर लिया, ऑल ब्लॉक्स आर इन इक्विलिब्रियम, पहला स्टेप हमने आइडेंटिफाई कर लिया, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप अब क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो एक एक ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये M1, M2 और M3। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, जो कॉमन फोर्सेस है, एक जो वेट है, ग्रेविटेशनल पुल है, वो हमेशा लगेगा, तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, m/g, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। दूसरा आप M1 देखोगे किसके साथ अटैच है, स्ट्रिंग के साथ, तो स्ट्रिंग का इस पे क्या लगेगा, टेंशन फोर्स, और आपको बताया था टेंशन फोर्स ऑलवेज क्या होता है, पुलिंग फोर्स, तो ऑलवेज पुल करते हुए दिखाना चाहिए आपको, ऐसे खींचते हुए ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, और उसका डायरेक्शन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग होता है, तो जिधर भी स्ट्रिंग है उसके डायरेक्शन के अलोंग हमने यहाँ पे T1 मार्क कर दिया इस तरह से। ठीक है, ओके, M2 पे आते हैं। अब M2 का भी खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, M2G, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट M2 जो है वो दोनों स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, देखो ऊपर भी कनेक्टेड है, नीचे भी कनेक्टेड है, तो दोनों स्ट्रिंग इसको पुल करेंगे दोनों साइड से, तो दो टेंशन फोर्स दिखा देंगे, यहाँ पर T2 और यहाँ पर T1। ठीक है, नीचे वाले स्ट्रिंग का टेंशन T1। ऐसे M3 आ जाएगा, इसका वेट M3G, और ये भी दोनों साइड से स्ट्रिंग में कनेक्टेड है, तो दोनों साइड टेंशन फोर्स T3, और यहाँ पे आ गया T2। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है, और रिजॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, इस सवाल में एटलीस्ट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे फोर्स ऑलरेडी वर्टिकल डायरेक्शन में ऑलरेडी मेंटेन है, तो इसमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, लास्ट स्टेप, बैलेंस द फोर्सेस, तो बैलेंस करते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो राइट ना कोई फोर्स नहीं है, तो हमें जरूरत नहीं है, हम वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो यहां से शुरू करते हैं। अगर इस पे हमने फोर्स बैलेंस किया, तो टोटल अपवर्ड फोर्स, आप देखोगे है ना, तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज T1, एक ही फोर्स है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, M1G, हो गया, T1 का आंसर आ गया। T1 का आंसर वेट ऑफ द ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक का वेट ही टेंशन के बराबर है। T2 पे करते हैं, टोटल अपवर्ड फोर्स इज T2, और टोटल डाउनवर्ड फोर्स दो दो है, देखो एरो दिख रहा है ना, दोनों डाउनवर्ड में है, तो M2G प्लस T1, ये दोनों डाउनवर्ड है, ये दोनों बैलेंस होना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में, तो T2 का आंसर क्या आ गया, M2G प्लस T1, बट T1 तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो उसको पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, M2 प्लस M1 इंटू जी, इसका मतलब T2 जो है, ये टेंशन जो है वो इन दोनों के वेट के बराबर है। ठीक है, इन दोनों के वेट के बराबर है। ठीक है, थर्ड T3 पे आते हैं। T3 पे टोटल अपवर्ड फोर्स, सॉरी M3 पे टोटल अपवर्ड फोर्स इज T3, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज M3G प्लस T2, और क्योंकि T2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वहां पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। ठीक है, इसका मतलब इस वाला स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो तीनों के वेट के बराबर है। ठीक है, चलो आई होप कि एग्जाम्पल क्लियर हो, इसमें अगर वैल्यूज दी होती पुट करते और आंसर आ जाता है। अगर ऐसे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होते तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी बैलेंस कर सकते थे, बट इस क्वेश्चन में भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हमें थोड़े कंपोनेंट भी सॉल्व करने पड़े, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में कुछ फोर्सेस हो। तो जैसे कि इस सिस्टम में दे रखे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको दो रस्सियों की हेल्प से, एक ये रस्सी एक ये रस्सी बांध के ऐसे टांग दिए, और आपको पूछा है फाइंड आउट टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, फिर से। ठीक है, अब अगेन पहला स्टेप टू आइडेंटिफाई कि क्या इक्विलिब्रियम का है, तो जिस तरह से रस्सियों से इसको बांधा गया ऑब्जेक्ट को, हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये कहीं मूव नहीं कर सकता है, नीचे नहीं जा सकता, इधर नहीं जा सकता, क्योंकि इस स्ट्रिंग ने होल्ड कर रखा है,
इधर नहीं जा सकता क्योंकि इस स्ट्रिंग ने होल्ड कर रखा है, तो ये रेस्ट पे रहने वाला है। और रेस्ट पर है तो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है कि ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम, विल बी इन इक्विलिब्रियम। ऐसे ही आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अभी तो स्टार्टिंग में जब आप लोग ये करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा आइडेंटिफाई करने में, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे विद इन सेकेंड हो जाता है। आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाता है कि इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम। तो लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये आपका ब्लॉक है, इट डजेंट मैटर ब्लॉक का शेप एंड साइज क्या है राइट नाउ। ये आपका ब्लॉक है, इस पे क्या क्या फोर्सेस है देखो। एक तो इसका वेट, तो वेट को मैं लिख लेता हूँ एम इंटू जी, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरा, इस पे लग रहा है स्ट्रिंग कनेक्टेड है, दो स्ट्रिंग से बांध रखा है इसको, तो दो टेंशन इस पे काम करेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि टेंशन ऑलवेज आपको पुलिंग बनाना है। तो देखो, जब मैं इसको T1 मान लेता हूँ, यहाँ का टेंशन, और यहाँ का टेंशन T2 मान लेता हूँ, तो जब आप T2 ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे स्ट्रिंग कनेक्टेड है। यहां से पुलिंग फोर्स बनाना है, देखो पुलिंग फोर्स, और उसका डायरेक्शन जो है वो स्ट्रिंग की तरफ होना चाहिए, स्ट्रिंग की तरफ। तो अगर स्ट्रिंग 60 डिग्री पर है तो आपका टेंशन भी किस पे आएगा, 60 डिग्री पे। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे, जब इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये एग्जैक्टली उसी 60 डिग्री पर आना चाहिए। ठीक है, ये 60 पर है, स्ट्रिंग 60 पर है, तो फोर्स भी 60 डिग्री पर आएगा। ये मतलब है मेरा जब मैं बोल रहा हूँ कि टेंशन फोर्स ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग होता है। अब T1 देखो, T2 तो हो गया, T1 जो है इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है और इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा अलोंग द स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है, ये फोर्स भी हॉरिजॉन्टल आ गया। ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। जब फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, अब हम अगला स्टेप करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। यहाँ रिजॉल्व करने की जरूरत दिख रही है, देखो mg ऑलरेडी वर्टिकल में है, T1 ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल में है, उनका कुछ नहीं करना है। बट T2 जो है वो बीच में है, ना ही वर्टिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल, तो इसका कंपोनेंट लेंगे। तो ये वाला एंगल इसका देखोगे तो T2 का ये वाला एंगल भी 60 आ जाएगा, इससे हमारे पास कंपोनेंट आ जाएंगे। तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा T2 cos 60, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा T2 sin 60, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में। और रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास दूसरा स्टेप हो चुका है। अब तीसरा स्टेप, फोर्सेस क्या करने हैं, बैलेंस करने। तो देखो, टोटल अपवर्ड फोर्स क्या है, T2 sin 60, है ना, जो कंपोनेंट है T2 का वो अपवर्ड। और टोटल डाउनवर्ड किसके बराबर है, mg। तो एक ही फोर्स है डाउनवर्ड में, तो साइन 60 √3/2 होता है, तो ये आ जाएगा 2/√3 इंटू mg। तो T2 का आंसर आ गया। एक बार और ऐसी हॉरिजॉन्टल में करते हैं, तो टोटल राइटवर्ड फोर्स क्या है, T2 cos 60 एंड टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स क्या है, एक ही लेफ्टवर्ड फोर्स है इसमें, लेफ्टवर्ड फोर्स क्या है T1, यहाँ से इक्वल टू T1। अब T2 की वैल्यू 2/√3 कॉस 2/√3 हम ऑलरेडी mg निकाल चुके हैं, और cos 60 हाफ होता है, तो ये आ गया T1 का आंसर। तो देखो T1 का आंसर कितना आ गया, mg/√3। इसमें mg की वैल्यू पुट कर सकते हो, मास वेट दे रखा है 10√3। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, नए नए क्वेश्चंस आएंगे तो नए नए फोर्सेस आएंगे, नॉर्मल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, कोई भी फोर्स आ जाए, करने का तरीका यही है। आई होप आपको क्लियर विजन मिला हो कि इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम कैसे अटेम्प्ट करने हैं आगे। और इसी तरह से मैं एक डायनेमिक का भी वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप देख सकते हो, ये समझने के लिए कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें सेकेंड लॉ यूज करना पड़ता है, अभी जैसे हम फर्स्ट लॉ यूज कर रहे हैं। चलो, तो आज की सभा यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई एडिशनल डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और हमारे कुछ प्रीवियस वीडियोस भी हैं इस रिवीजन सीरीज में, आप उनको भी देख सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर स्टे ट्यून्ड ऑन आर्म्स डिजिटल। थैंक यू एवरीवन।